एक तो शख्सियत है, एक इनकलाबी प्रोग्राम है, उससे मुतासर होकर हम नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में आए थे। आज की सूरत हाल ये है कि लोग सिर्फ शख्सियत परस्ती कर रहे हैं। ये जमहूरी और सियासी निज़ाम वो है जो अंग्रेज़ों ने नाफज किया था मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, और जिसको अल्लामा इकबाल मुफक्कर सब मानते हैं उसको। उन्होंने कहा ये इब्लीस की मस्जिद शूरा है। उस वक्त मैंने कहा कि भुट्टो साहब, जब से आप वज़ीर आज़म बने हैं, आप पार्टी के ऑफिस कभी आई नहीं, आप पार्टी के चेयरमैन पहले थे, वज़ीर आज़म आप बाद में बने। तो आप यकीन करें कि उन्होंने इन बातों को नोट किया और एक हफ्ते के बाद पार्टी ऑफिस आ गया। वेरी नाइस। आप देखें जो 1940 में इंतखाबात हुए ना, उस वक्त जो फैमिलीज इलेक्शन लड़ी हैं, आज भी वही फैमिली इलेक्शन लड़ रही है। ओहो, और वो बार बार आ रही हैं, बार बार। यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके दुश्मन बहुत है, वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान सर्वाइव करे। क्यों? इसलिए कि ये एटमी रियासत है और एक मुसलमान रियासत है, इसके खिलाफ बहुत सारे मुल्क हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ मेरे इंतहाई मोहतरम 3 रिश्ते मैं आपको क़य्यूम निज़ामी साहब के साथ अपने बताना चाहूँगा, और वो तीनों रिश्ते मैं एलानिया बताता रहता हूँ। ये वीडियो भी एक हवाले के तौर पे, सनद के तौर पे मौजूद रहेगी कि 3 जो मेरे रिश्ते इनके साथ हैं उसका ये सबूत मौजूद है। इसका इजहार मैंने खुद किया है। पहला रिश्ता मैं इनको अपना फादर फिगर मानता हूँ, दूसरा रिश्ता ये मेरी इंस्पिरेशन है, और तीसरा जो रिश्ता है वो उस्ताद और शागिर्द का है। मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपको विजडम और ज्ञान चाहिए होता है, और बिलखसूस सियासी बसीरत, सियासी समझ के लिए बड़ी दफ़ा मेरे पास सवाल होते हैं। मैं इनसे अर्ज़ी अपनी पेश करता हूँ कि सर, इस हवाले से आपका मुझे फ़हम, आपका जो विज़न है, आपका जो विजडम है, वो ज़रा मुझे बता दीजिए, आप क्या देख रहे हैं। क़य्यूम निज़ामी साहब से मेरा पहला तारुफ आज से तकरीबन 15 साल पहले एक किताब थी, जो देखा जो सुना। ये किताब मुझे उर्दू बाज़ार से, जहांगीर बुक डिपो से मिली। इस किताब की ख़ास बात ये थी कि इसमें एक CD भी थी, और ये किताब भुट्टो साहब पे क़य्यूम निज़ामी साहब ने जो यादें थीं, जो हाल अहवाल थे उनके, इनका अपना सियासी सफ़र भी उसमें साथ साथ दिख रहा था। उस पर यह किताब इन्होंने कंपाइल की थी। अच्छा, CD से मुझे क्यों लव था? उस टाइम पे मेरे पास एक कंप्यूटर था, और कंप्यूटर में CD जो थी वो लगाई जा सकती थी। उस CD में भुट्टो साहब की तकरीरें थी। ये वो ज़माना जब यूट्यूब भी शायद नहीं था, और मेरे लिए समझ लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स था। भुट्टो साहब को मैंने तो नहीं देखा, मेरे से पहले का वक्त है, मेरी 79 की बर्थ है। भुट्टो साहब को उससे पहले दुनिया से जा चुके थे, उनको शहादत मिल चुकी थी। लेकिन भुट्टो साहब की तकरीरें और उनका एक जज्बा और उनका एक, जो कह लीजिए, एक उमंग जो लोगों में पैदा हो रही थी उनको सुन के, मैं वो सारी की सारी तकरीरों को बार बार सुनता था, और साथ ही साथ किताब पढ़ता था। निज़ामी साहब की भी तारीफ़ करता था कि कितनी मोहब्बत से उन्होंने किताब लिखी हुई है। दूसरा तारुफ जो था वो बड़ा गैर मामूली है, और उसको तो मैं हमेशा अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ कि दूसरा तारुफ जो है वो मामलात रसूल की शक्ल में था। मामलात रसूल सीरत की किताब है जो कि निज़ामी साहब ने लिखी है। निज़ामी साहब की दर्जनों किताबें, मेरी घर की लाइब्रेरी में निज़ामी साहब की किताबों का सेक्शन बना हुआ है बाकायदा। और ये जो मामलात रसूल किताब थी सीरत की, ये मुझे और मेरे बोर्ड को और मेरे फाउंडेशन के सब दोस्तों को इतनी पसंद आई कि इस सीरत की किताब की 5000 कॉपियाँ हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पे बांटते रहे। यहाँ तक कि एक मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ मैं सब के लिए हमने एक किताब सीरत की रख दी कि हम कोई सलामी, कोई इस तरह के रस्म रवाज में नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं सीरत लोग पढ़े। आज की जो नशिस्त है वो क्यों है, मैं ये भी बताता चलूँ। क़य्यूम निज़ामी साहब के बेशुमार जो तारुफ हैं, एक सियासी बसीरत का, पीपल पार्टी के साथ इनका एक पुराना ताल्लुक, वज़ीर तालीम के तौर पे मुख्तलिफ ओहदों में ये सर्व करते रहे, मुख्तलिफ जगह पे खिदमत का मौका मिला। एक सच्चे सियासी लीडर के तौर पे बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। 80s में कोड़े खाए, जेलें भुगती, एक सारा इनका सियासी सफ़र देखें। मैं इनकी पूरी फैमिली को क्रेडिट देता हूँ। मैं जाता हूँ बड़ी अकीदत के साथ इनके साथ बैठ के, और इनसे हमेशा सुनता हूँ, हमेशा सीखता हूँ। एक तारुफ ये भी है कि पिछले कुछ सालों से क़य्यूम निज़ामी साहब ने पाकिस्तान जागो तहरीक का आगाज़ किया, उसके बानी है। ये गैर सियासी तहरीक है, शऊर बेदार करने के लिए और अपने राइट्स को जानने के लिए। ये एक बड़ी गैर मामूली तहरीक है। इसमें बड़े बड़े काबिल लोग इनके साथ शामिल हुए। मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, इस तहरीक का एक मैं अदना सा कह लीजिए सिपाही भी यहाँ पर मौजूद हूँ। निज़ामी साहब, मेरे आपसे जितने सवाल हैं, मैं और आप जानते हैं, इस कैमरे से पहले हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हम किसी को ऑफेंड करने के लिए बातचीत नहीं करने लगे। हमारा कोई ओपिनियन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जो सियासी गुफ्तगू या थोड़ा सा सियासी होने का तजुर्बा किया वो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा है। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इतना सियासी सफ़र तय किया। मुझे शायद लोग उस सियासी फ्रेम में देखना नहीं चाहते, फिर भी एक शऊर फैलाना, फ़हम की बात करना, अकल की बात करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सवालों में से पहला सवाल आप ये है, आपकी जो 80 साल के करीब उम्र है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे,
पाकिस्तान की 75-76 साल लाइफ है, आपने अपने सारी ज़िंदगी में इस तरह के हालात, मैं मुश्किल हालात कहूँगा, पहले देखे हैं सर कभी? और अगर नहीं देखे तो पहले वाले मुश्किल हालात और आज के मुश्किल हालात का एक मुख्तसर मुआवजा ज़रूर कीजिए। एक तो शाह साहब, मैं बड़ा एक ऑनर्ड भी फील कर रहा हूँ कि आपने जो मेरे लिए बातें की हैं, और दूसरा एम्बैरस भी फील कर रहा हूँ कि आप जैसी शख्सियत इतनी तारीफ़ मेरी आपने की है। अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक अता फरमाया कि आपने जो बातें की हैं उनके ऊपर मैं पूरा उतरने की मज़ीद जो मेरी ज़िंदगी है, कोशिश तो पहले करता रहा हूँ, लेकिन अब मज़ीद भी कोशिश करूँ कि जो लोगों की अच्छी राय है मेरे बारे में वो कायम रहे और मैं कोई मुल्क की खिदमत कर सकूँ। तो मैंने ये जो 80 साल आपने कहा कि ये जो सफ़र है, मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं जुड़ा रहूँ धरती के साथ। ये मेरी पॉलिटिक्स हो, कोई किताबें मैंने लिखनी हो, कुछ हो, ये है कि मेरी पहली मोहब्बत जो है वो है इस धरती के साथ और 24 करोड़ अवाम के साथ। मैं आपको एक, आपने पुरानी बातें छेड़ दी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत से मुतासर होके, और उनका जो इनकलाबी प्रोग्राम था, एक तो शख्सियत है एक इनकलाबी प्रोग्राम है, उससे मुतासर होकर हम नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में आए थे। आज की सूरत आज ये है कि लोग सिर्फ शख्सियत परस्ती कर रहे हैं, वो नहीं देखते कि प्रोग्राम क्या है या उसका कोई मैनिफेस्टो क्या है, या जो वो उसका जो बयानिया है क्या आया, उसमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई बातें हैं या नहीं, या सिर्फ स्लोगन्स हैं। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा गवर्नर हाउस में कोई 5000 कारकुनों का कन्वेंशन था, वो 12 घंटे सुना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, अंदाज़ा करें। अच्छा, 12 घंटे तक वो लोगों की, कारकुनों की बातें सुनते रहे। उस वक्त मैंने कहा कि भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले पाकिस्तान है, बाद में पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल ठीक, समझ गए। इस तरह की मैंने कुछ और भी बातें की, कुछ तंजीम के बारे में बातें की, कुछ खामियां, तो लोग मुझे कहने लगे वो यार ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम समझो कि तुम गए। तो मैंने उनको एक ये भी बात की, मैंने कहा भुट्टो साहब, जब से आप वज़ीर आज़म बने हैं, आप पार्टी के ऑफिस कभी आई नहीं, आप पार्टी के चेयरमैन पहले थे, वज़ीर आज़म आप बाद में बने। ठीक है, तो आप यकीन करें कि उन्होंने इन बातों को नोट किया और एक हफ्ते के बाद पार्टी ऑफिस आ गया। वेरी नाइस, ये होता है, मतलब एक कारकुन की बात को सुनते थे, उसको अहमियत देते थे और एक डिस्कोर्स करते थे हमेशा। एक लीडर के दरमियान, जो कारकुन के दरमियान एक राब्ता होना चाहिए ना, वो रब्त जो है ना, जो भुट्टो साहब के था, आज के किसी लीडर में नहीं है। आज के कोई लीडर कन्वेंशन ही वर्कर्स को नहीं करता है, वर्कर्स को ये इस्तेमाल करते हैं वो अपने सियासी मफादात के लिए, ग्रोही मफादात के लिए, और वो उनको ये भी नहीं, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो खुली कचहरी लगाते थे, कहते ऊपर कचहरी है भाई, आओ आपने सवाल पे पेश करो। लेकिन आज की जो सियासत है वो शख्सियत परस्ती की सियासत हो गई है। उसमें कौमी मकासद जो है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते, कोई कौमी एजेंडा। ठीक है, आज जो सियासतदान है वो जो बयानिया भी इख्तियार करते हैं, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ, कि जब वो बयानिया बनाते हैं तो वो ये देखते हैं कि इससे बयानिया से मैं कैसे आगे जा सकता हूँ और मेरी पार्टी आगे कैसे जा सकती है, या ये समझे वो होता है कि मैं इलेक्शन कैसे जीतूंगा। तो सारा जोर उधर है। मतलब ये है कि आज आपको जो है ना वो पॉलिटिशियन मिलेंगे, लीडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन और लीडर में ये फ़र्क है कि पॉलिटिशियन सोचता है अगले 5 साल में जो इलेक्शन आएंगे मैं कैसे जीतूं। लीडर होता है लाइक कायद आज़म, कि उसका विजन होता है, वो नस्ल दर नस्ल सोचता है, वो अगली नस्लों के लिए सोचता है जो सोचता है। तो ये एक फ़र्क मैंने जो मैं महसूस करता हूँ कि मैनिफेस्टो की कोई बात नहीं होती। आप देखें कि आज नेशनल इशूज़ की बात ही नहीं हो रही भाई। आप आबादी का मसला है, यहाँ पर आप देखें गुर्बत का मसला है, महंगाई का मसला है, ये सारे जो हैं लोग, मायूसी उनमें बढ़ रही है, फैल रही है, और जो जमहूरी निज़ाम है हमारा वो चल नहीं रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, और उसी को चलाई जा रहे हैं। ये 1946 से शाह साहब आप देखें, जो 1946 में इंतखाबात हुए ना, उस वक्त जो फैमिलीज इलेक्शन लड़ी हैं, आज भी वही फैमिलीज इलेक्शन लड़ रही है। और वो बार बार आ रही हैं, बार बार, यानी एक दायरे का सफ़र में हम चल रहे हैं उसी में। तो आज की जो हालात है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि आज ये हालात होंगे कि जो हमारे डिफेंडर हैं जी, जो हमारे लिए यार नौजवान शहीद हो जाते हैं हमारी, हम रातों को आराम से सोते हैं। मैंने हमेशा मतलब है कि पाक फ़ौज को इसलिए डिफेंड किया है। मुझे कहते हैं कि यार तो क़य्यूम निज़ामी, तुम फ़ौज को क्यों की हमायत क्यों करते हो, तुम्हें तो फ़ौज ने कोड़े मारे, तुम्हारी बेगम थी 4 महीने का बच्चा था, रात को जेल में डाल दिया। और मैंने कहा वो एक इंडिविजुअल डिक्टेटर था, उसका वो एक्ट था, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को मैं कैसे कंडेम कर सकता हूँ यार। वो मेरे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए हमारी मैं उनको फिर ये कहता हूँ कि सदर डेगाल
फ्रांस का सदर था, उसके दौर में लोगों ने खुसर फुसर शुरू कर दी, आर्मी के खिलाफ तनकीद शुरू कर दी। उसने खिताब किया लाइक ए लीडर, देखा ना, और कहा देखो फ्रांस के लोगों सुनो, एक फौज ने यहाँ रहना है, मर्जी आपकी है, फ्रांस की फौज चाहते हो या दुश्मन की फौज चाहते हो। बहुत आला। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि मसला ये पैदा हो गया है कि इम्बैलेंस हो गया है। एक जो हमारी फौज है वो दुनिया की 8 अफवाज में शामिल है, ठीक है, और कोई एक भी अदारा ऐसा नहीं है सिविलियन जो जिसका शुमार भी होता हो। ये एक इम्बैलेंस, शाह साहब, ये इम्बैलेंस है। इसको खत्म करने के लिए आप एक बेहतर पॉलिटिकल मॉडल पेश करेंगे ना जब, तो वो खत्म होगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक अदारा जो है वो तो ऊपर चाहे ऐसे चला जाए, दूसरे अदारे बैठे हों तो वो टेंशन रहेगी। तो इसलिए इनके अंदर तवाज़ुन पैदा करने के लिए ये एक डायलॉग होता है। और या ये है कि जो सियासतदान हैं वो कैलिबर के हों, वो खुद कैलिबर के हों। अब देखे ना कायदे आज़म, क्योंकि इंटेग्रिटी थी ना, कोई फौज के सामने कोई बात कर सकती थी, सर झुका के बात करते थे उनके सामने। बिल्कुल ठीक है। तो अगर लीडर जो है उनका अपना करैक्टर ही कोई सही नहीं है, तो आज की सूरत हाल में मैं तो यही पैगाम देता हूँ लोगों को, यार खुदा के लिए बड़ी ये हम कुर्बानियों से ये पाकिस्तान हमने हासिल किया है, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के तमाम जो अदारे हैं, चाहे वो रियासती अदारे हों, चाहे हमारे सियासतदान, खुदा के वास्ते इस मुल्क की आने वाली नस्लों के बारे में सोचें और एक टेबल पे बैठ के बात गुफ्तगू करो। यार ये मुल्क जो है आप देखें कर्जों में जकड़ा हुआ है, इसकी सर्वाइवल जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे। और सबसे ज़्यादा जो सोच है वो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है उसको करनी चाहिए कि यार आज ये हालात जो आए हैं आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। क्योंकि उस अदारे की अपनी हिस्ट्री, जिसको उस अदारे के जो तर्जुमान है वो भी मानते रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं। यार गलतियाँ हुई हैं वो मानते हैं। अब इसका मतलब तो नहीं है कि आप उस फौज को खुदा न खास्ता कमज़ोर करने की कोशिश करो या ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे नौजवानों के ज़हनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर मर जाए। वो ख़तरनाक होगा, अल्लाह रहम करे। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके दुश्मन बहुत है, वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान सर्वाइव करे। क्यों? इसलिए कि ये एटमी रियासत है और एक मुसलमान रियासत है। इसके खिलाफ बहुत सारे मुल्क हैं जो चाहते हैं, और उनका आखिरी जो उनकी कोशिश है वो फौज को कमज़ोर करना है। वो चाहते हैं कि भाई एक ही इदारा रह गया है, बाकी इदारे तो ख़त्म हो गए, बिल्कुल ठीक, कोलैप्स हो गया। आप देखें अदलिया जो है उसका हाल देख ले, ब्यूरोक्रेसी का हाल देख ले, पॉलिटिशियन का हाल देख ले, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। यार ये डेस्टिनी नहीं है पाकिस्तान की। 75 साल के बाद ये हमारा मुकद्दर नहीं होना चाहिए था। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा मुकद्दर। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की सोचो। जो मैंने पहले बात की कि आप अपने जिस पार्टी से भी तल्लक रखते हो, सबसे पहले आप 24 करोड़ अवाम इस धरती का सोच के फिर करो। जैसे मैंने कहा भुट्टो साहब के सामने मैंने कह दिया था, जब मैं दोहराता हूँ उस बात को कि भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पहले है, पीपल्स पार्टी बाद में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो सियासी लीडर हैं और जो पार्टियां हैं उनको रियासत के ऊपर गालिब करने की कोशिश कर देते हैं, जिससे वजह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डायलॉग होना चाहिए। तमाम जो रियासत के इदारे हैं उनके जो सरबराह हैं वो एक बैठ के डायलॉग करें कि यार बार बार एक जो बहरान आ जाता है और बहरानों की वजह से पाकिस्तान को जिस मुकाम पे होना चाहिए था आज वो उस मुकाम पे नहीं है, तो उसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो उसके देखो ना, रूस जो है, रूस कितनी बड़ी फौज थी, लेकिन वो इसलिए टूट गया क्योंकि उसके बाकी जो अदारे थे वो नहीं मजबूत नहीं बनाए गए, मुस्तहकम नहीं किए गए। तो इसलिए सारे जो अदारे हैं रियासत के उसमें, लेकिन नंबर पहला फर्ज जो है ना वो सियासतदानों का है। बिल्कुल ठीक। सियासतदान ने मुल्क बनाया था, सियासतदानों ने मुल्क बचाना है और उन्होंने अपना बेहतर जो है मॉडल, रोल मॉडल पेश करना है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। निज़ामी साहब एक सवाल बड़ा सिंपल सा, ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है और शायद अक्सर ये सवाल यूथ हमसे पूछ लेती है, अगर यही सारे सियासतदान हैं वोट किसको डालें? यानी वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हमारे पास तो सर अब कोई, हम ये तो नहीं कर सकते कि मुल्क हमारा है, सियासतदान बाहर से इंपोर्ट कर लें। सर यही अवेलेबल सियासतदान, हाँ ठीक है, दो सर इसमें ये बन जाएंगे। एक तो सर किसको वोट डाला जाए, सर वो बेशक अब नाम ना मेंशन करें लेकिन सर कोई क्राइटेरिया मेंशन कर दें बेशक। दूसरा सर कौन सा सियासी अमल है या हम क्या ऐसा मिस कर रहे हैं कि क्या तो रिजाल ही खत्म नहीं हो रहा सर हमारा? देखिए ना सर, नए लोग नए चेहरे तैयार होके आने चाहिए सर। 1 2 3 के बाद सर ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं सर। तो नए नाम, नए चेहरे, नए लीडर्स तैयार कहाँ से होके आएंगे? कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी एकेडमी है जहाँ से प्रिपेयर होके आए तो हम कह सकें कि ये इंडिया की मिसालें सर आप और मैं हम लेते हैं, वो अलग मुआवजा करेंगे। एक तो सर वोट किसको डालें सर, दूसरा सर ये जो अमल है सर कि यंग लीडर तैयार होके आए और मुल्क को संभालें, ये कैसे मुमकिन है? उसका शाह साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
बात यह है कि जी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, यही पैदा कर रहे हैं ना सारा। जी सर। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करें। ये वो पॉलिटिकल, ये जमहूरी और सियासी निज़ाम वो है जो अंग्रेज़ों ने नाफज किया था मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, और जिसको अल्लामा इकबाल मुफक्कर साहब मानते हैं उसको। सारी दुनिया ने तरक्की की है उनका लिटरेचर पढ़ के। उन्होंने कहा ये इब्लीस की मस्जिद से शुरा है। तो जब आप वो निज़ाम चलाएंगे तो वो निज़ाम तो महकूम बनाने के लिए है, गुलाम बनाने के लिए है। उसमें से अच्छे लोग आएंगे नहीं, वो वही बार बार आएंगे, वही ख़ानदान जो स्टेटस को पे काबज़ है इस वक्त, जिनको आप माफियाज भी कहते हैं आजकल, जिनको आप अशराफिया भी कहते हैं। ठीक है सर। वो इमर्ज नहीं होने देते लीडरों को, दूसरों को। तो इस सिस्टम को बदलें। ये जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है इसको आप ले जाएं मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ। जिस तरह आप देखें कि सेनेट के लोग जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी में मुंतखब होते हैं, 30% ख्वातीन मुतनासिब नुमाइंदगी में होती हैं, तो कुछ अच्छे बेहतर आ जाते हैं। तो लेकिन बाकी जो इलेक्टेबल्स हैं ना, जो करोड़ों रुपये खर्च करके आते हैं, वो सिलसिला ख़त्म करें, मुतनासिब नुमाइंदगी पे करें। और उसमें जो नौजवान है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो नौजवान है, उनका एक कोटा मुकर्रर करें 25%, ताकि वो जो है नौजवान, ये नौजवानों का मुल्क है। यानी अंदाज़ा करें कि नौजवानों को हम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको टिकट नहीं देते। और ये जो निज़ाम है हमारा, इसको कम्युनिटी सर्विस के साथ जोड़ना चाहिए, जिस तरह बरतानिया में है। बरतानिया में जमहूरियत मुख्तलिफ है। लोग आमतौर पर कंफ्यूज करते हैं, जो बरतानिया में यही निज़ाम चल रहा है, बरतानिया में ये निज़ाम नहीं है। ये एक्सप्लॉयटेशन का है, डोमिनेशन का है, मोनोपोलीज का है, और वो निज़ाम जो है वो सर्विस का है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ है, तो अंग्रेज़ जो हैं ब्यूरोक्रेसी वो वापस गई है, तो उन्होंने उनको जबरी रिटायर कर दिया। उन्होंने कहा कि यार हम दियारे गैर में रहे हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, हमें प्रमोट करो, आज़ाद हो, हमें ये क्या कर रहे हो। वो कहता तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो रूल करने की है, हम तुम्हें नहीं, मेंटेलिटी को अपने मुल्क को हमारी सर्व करने की है, हम लोगों की खिदमत करने वाले हैं, तुम महकूम बनाने वाले हो, हम आज़ाद करने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। तो ये मकसद ये है कि जो आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रिव्यू करना है, रिविज़िट करना है, उसको रिफॉर्म करना है मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक। और पार्टियों के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। पार्टियों के अंदर इलेक्शन ही नहीं होते, वो ऊपर एक आदमी आके बैठ जाता है, नस्ल दर नस्ल वो तायात वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये सारा सिस्टम जब तक आप ओवरऑल नहीं करेंगे, दरवाजे खोले नौजवानों के लिए ताकि वो पार्लियामेंट में आपने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए हुए हैं। आप मतलब है कि खानदान सियासत को आपने लिमिटेड कारपोरेशन बना दिया हुआ है, वो तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये बात है। निज़ामी साहब एक सवाल मेरा हो रहा है सर, ये चे गुवेरा की कोटेशन है और वो तारीख का एक बहुत बड़ा बागी और बड़ा एक रेवोल्यूशनरी शख्स रहा है। मैं खुद उसका बड़ा दीवाना हूँ और उसको मैंने पढ़ा है, जाना है। उसकी कोटेशंस जो हैं वो सुनाई जाती हैं। उसकी बड़ी फेमस कोटेशन कि सरकश हुक्मरान जो है ना सर, वो सबसे ज़्यादा डरता है कौम की बेदारी से, यानी शऊर से डरता है। बिल्कुल डर होता है कि अगर इन्हें शऊर मिल गया। बिल्कुल निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें शऊर के रास्ते पे लाने के लिए, शऊर के ट्रैक पे लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये कौम को, ये 12 करोड़ यूथ को शऊर आए। हम अलूयन में रह रहे हैं, रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हकीकत कुछ और है। हम यानी खुश हो रहे हैं सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो रहा है। वो इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दुनिया से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है और हम लोगों के ये देखो जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जेल गया सी, जेल से निकल गया। ये डिस्कशन हमारी खत्म नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं इस कौम को शऊर कैसे दिया जा सकता? एक तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये अल्लामा इकबाल के आशिक हैं, मुझे पता है ज़ाती तौर पर माशाल्लाह आपने बहुत। बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने एक फ़िक्री फतवा दिया हुआ है 100 साल पहले। फ़िक्री, ये आपके सवाल का जवाब है। फ़िक्री फतवा ये दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी रियासत में, अगर आपका जो निज़ाम है वो सरमायादाराना और जागीरदाराना है, तो उस निज़ाम में रहते हुए आप जितने अकेडमियाँ बना लें, जितनी तबलीगें कर लें, जितने कॉलम लिख लें, किताबें लिख लें, सब कुछ कर लें, जो कर लें, वो आपका समाज नहीं बदलेगा जब तक आप उस निज़ाम को नहीं बदलते। ठीक है। तो पाकिस्तान में 75 सालों से ये सरमायादाराना, जागीरदाराना अंग्रेज़ों का निज़ाम हम चला रहे हैं। ऊपर जो निज़ाम है जो हमें सबको इफेक्ट कर रहा है वो इस्तेसाली है, गैर मुनसवाना है, वाम दुश्मन है। उसमें वो इनकरेज नहीं करता लोगों को, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो दब जाती हैं। हमने कई अल्लामा इकबाल मार दिए, हमने कई कायदे आज़म मार दिए, यानी उनको मौका नहीं मिला। अब देखें ना, ये बरतानिया ओपन सोसाइटी है ना, वहाँ पर एक ड्राइवर का बेटा भी जो है वो पार्लियामेंट पहुँच जाता है। वहाँ पर एक हिंदू ओरिजिन का बंदा जो वज़ीर आज़म बन गया है। ये वजह क्या है?
वजह क्या है कि वहाँ पर जो सिस्टम है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, मुसावी मौके है, सोशल जस्टिस है, ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को वो इनकरेज करता है निज़ाम, ये हमारा निज़ाम लोगों को डिस्करेज करता है। तो इसलिए ये जो बेदारी है, ये सोच है, इसकी कोशिश तो हम भी कर रहे हैं पाकिस्तान जागो तहरीक के नाम से। आपने जैसे जिक्र किया, आप कर रहे हैं माशाल्लाह फाउंडेशन, आपने बहुत ज़बरदस्त लोगों को मोटिवेट किया है। जब तक हम अल्लामा इकबाल के मुताबिक वो जो सरमायादाराना जागीरदारान जो मोनोपोलीज का है, जारादारियों का है, नाइंसाफियों का निज़ाम है, ख़ानदान बन रहे हैं। अंदाज़ा करें 75 साल में ख़ानदान बन गया, पाकिस्तान बैठ गया। ख़ानदान हमने बनते देखे हैं, ख़ानदान वो साइकिल चलाते थे, आज वो बड़े बड़े मतलब वो बन गए। कोई हर्ज नहीं, जरूर बने लेकिन मुल्क भी साथ चले ना। जिस तरह चीन में आप देखें ना, कि चीन अजीम ताकत बन गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को मौके दिए हैं और उन्होंने ये नहीं किया क्या है तो गुरबत का जजीरा है, ए अमीर ने या गरीब ने दो पाक, चीन नहीं है, चीन एक है, पाकिस्तान दो हैं, एक अमीरों का पाकिस्तान है, एक गरीबों का पाकिस्तान है। तो खुदा के वास्ते मैं लोगों से ये आपके ज़रिए लोगों से कहूँगा कि ये जो अंग्रेज़ों का सिस्टम जहाँ चला रहे हो, चाहे वो पुलिस का सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का है, अदालती है, सियासी निज़ाम है, माशी निज़ाम है, खुदा के वास्ते उस निज़ाम को पहले बदलने की कोशिश करो ताकि वो निज़ाम आपको कबूल करे और आपकी कैपेबिलिटी जो अल्लाह ताला ने, देखो जी बात यह है कि पाकिस्तान कायदा तो बनाया था, कहा था कि जी अल्लामा इकबाल दोनों एग्री करते हैं, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम लोगों को मुसावी मौके देंगे ताकि अल्लाह ताला ने जो उनको सलाहियतें दी हैं वो बुरे कार ला के तरक्की कर सके, कोई आगे चला जाए, कोई पीछे रह जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो मौका ही नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैंने थकाया से प्लेयर, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।